दोस्तों परफेक्शन आईएएस द्वारा जो निकाला गया है 90 दिन का बीपीएससी प्लानर, तो उसमें आज हम लोग साइंस के सीरीज की शुरुआत कर चुके हैं, जिसका आज तीसरा दिन है। इसमें तीसरे दिन में साइंस के इकाई माप एवं करंट टॉपिक को खत्म करते चलिए टू द पॉइंट सीधे टॉपिक में। पार्सेक किसकी इकाई है? सभी लोग को पता है पार्सेक जो है दूरी की इकाई है। पार्सेक दूरी की इकाई है। पार्सेक का फुल फॉर्म अगर कोई पूछ दे तो बता दीजिएगा। पैरालैक्टिक सेकेंड होता है पार्सेक। यह एक यू चाप के बराबर होता है। तो एक पार्सेक बराबर 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर या 10⁻12 किलोमीटर। पार्सेक दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। उसका प्रकाश वर्ष, तब एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट एक नैनोमीटर, तो डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो, तो ये 10⁻⁻9 होता है। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। माइनस में जाने के लिए 1 2 3 6 9 12 15 18 इस पे बैठा लीजिएगा। डेसी सेंटी मिली 1 2 3 हो गया। डेसी सेंटी मिली 1 2 3। उसके बाद माइक्रो -6, नैनो -9, पिको -12, फेंटो -15, डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको फेंटो और 2 10⁻−18। तो ये माइनस में हुआ। प्लस में जाना है तो 1 2 3 फिर 6 9 12 15 18। तो 1 2 3 डेका हेक्टो किलो 1 2 3 मेगा 10⁻6 डेका हेक्टो किलो मेगा टेरा 10⁻9 मेगा टेरा पेटा एक्सा डेका हेक्टो किलो मेगा गीगा टेरा पेटा एक्सा। तो 6 9 12 15 18 पे बैठा लीजिएगा। एक बीच में 10⁻−10 आएगा जो एंगस्ट्रम का मात्रक है। ये तीनों पे पॉइंट वही है। किसी वस्तु का द्रव्यमान होता है। द्रव्यमान भौतिक राशि, मूल राशि, अदिश राशि सभी है। द्रव्यमान सभी होता है। वो मौलिक भी होता है, अदिश राशि भी है, क्योंकि दिशा का ज्ञान द्रव्यमान में नहीं होता। और भौतिक राशि भी है। भौतिक यानी कि विकिरण का वह भौतिक पदार्थ का वह गुण जिसे मापा जा सकता है, तो भौतिक हुआ। मौलिक मतलब केवल उसका द्रव्यमान है, तो मौलिक इसलिए हुआ क्योंकि इसमें दो मात्रक नहीं है। आप देख लीजिए कि समय का मात्रक सेकेंड है और डिस्टेंस मीटर। लेकिन अगर त्वरण पूछ दे तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, तो यह भौतिक नहीं हुआ, यह मूल नहीं हुआ, यह मौलिक नहीं हुआ। मौलिक कौन हुआ? डिस्टेंस, टाइम और द्रव्यमान, तो यह मौलिक है। अदिश भी है। मिलान करें। पूछ रहा है कि आवृत्ति का मात्रक, तो आवृत्ति का मात्रक हर्ज होगा, बल का न्यूटन और प्रतिरोध का ओम। तो मिला दीजिए। BCA किस में है? BCA 1 में। परमाणु त्रिज्या को व्यक्त करने के लिए परमाणु त्रिज्या फर्मी मीटर में मापा जाता है। फर्मी मीटर, एक फर्मी का मान होता है 10⁻−16 शायद। हाँ, बाकी माइक्रो नैनो तो अभी ऊपर बताया। कौन सी राशि सदिश नहीं है? सदिश राशि कौन नहीं है? तो द्रव्यमान और वेग का गुणनफल संवेग कहलाता है। वेग जब आया तो सदिश हो जाएगा। विस्थापन क्या है? विस्थापन सदिश राशि है। टॉर्क क्या है? टॉर्क भी सदिश राशि है। गति अदिश राशि है। विस्थापन तो न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। कोई वस्तु इसी से चल के यहाँ पे पहुँचा, तो यहाँ से यहाँ का जो दूरी है यही विस्थापन है। ये दूरी विस्थापन है। तो इसमें दिशा का ज्ञान है, इधर जा रहा है वस्तु, लेकिन दूरी में पता नहीं चला कभी इधर कभी इधर। तो दूरी में दिशा का ज्ञान न होने के कारण ये सब अदिश राशि है। तो जब दूरी अदिश राशि है तो चाल भी अदिश राशि होगा। और जब विस्थापन सदिश राशि है तो वेग भी सदिश राशि होगा। तो वेग विस्थापन सदिश हो गया, चाल दूरी अदिश हो गया, तो चाल को ही गति बोलते हैं। टॉर्क बल और लंबवत दूरी का गुणनफल टॉर्क कहलाता है। तो टॉर्क भी बल में दिशा का ज्ञान होता है। बल क्या है? बल वह बाह्य भौतिक कारक है। बल क्या है? कोई वस्तु है तो बल वह बाह्य भौतिक कारक है, यानी बाहर से लगने वाला भौतिक कारक है। रासायनिक या कारक नहीं है, भौतिक कारक है। भौतिक जो हम बाहर से लगाते हैं, जो किसी वस्तु में परिवर्तन लाता है, या किसी वस्तु में परिवर्तन लाता है या लाने की चेष्टा करता है। बल लगाए, हो सकता है उसमें परिवर्तन आया, किसी को धक्का मारे तो हो सकता है वो आगे खिसका, हो सकता है नहीं भी खिसका, दीवार को धक्का मारेंगे नहीं खिसका। तो बल वह बाह्य भौतिक कारक है, बाहर की ओर से लगने वाला भौतिक कारक है, जो किसी वस्तु में या तो परिवर्तन लाता है या लाने की चेष्टा करता है। तो इसमें दिशा का ज्ञान होता है कि हमको किस दिशा में धक्का दे रहे हैं, किस दिशा में बल का प्रयोग कर रहे हैं, इसलिए बल एक सदिश राशि। त्वरण सदिश राशि, विद्युतधारा अदिश राशि है। और ये तो दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सदिश राशि नहीं है? मतलब कि कौन अदिश है? इसमें 3 सदिश होगा, 1 अदिश होगा। तो त्वरण के बारे में अभी बताया। समय के साथ वेग के परिवर्तन के दर को, तो जब ये वेग आया, विस्थापन आया, तो ये सदिश हो गया। बल में दिशा का ज्ञान होता है, अभी बताया त्वरण। वेग वही बात है। विद्युतधारा बचा, इसमें दिशा का ज्ञान नहीं होता है, तो विद्युतधारा अदिश राशि है। बल इज इक्वल टू द्रव्यमान इंटू त्वरण। कौन सा युग्म गलत है? तो पार्सेक दूरी की इकाई है, सही है। बैरल जो है द्रव्य, बैरल क्या है? बैरल आयतन की इकाई है। बैरल क्या है? बैरल आयतन की इकाई दे रखा है। बैरल मापा जाता है कि कितना लीटर हुआ,
वेट उसका। और प्रकाश वर्ष जो है यह भी समय का नहीं है, दूरी का। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, तो इसका सही है पारसेक। बाकी बैरल द्रव आयतन, बैरल जो है द्रव्य के ही आयतन का मात्रक है, लेकिन इसमें आयतन नहीं है, इसकी वजह से तो हमें गलत लग रहा है 2 और 3 दोनों। बैरल आयतन की इकाई है, द्रव्य के आयतन की हो सकता है, द्रव के आयतन की बात कर रहा हो। वैसे क्वेश्चन में कन्फ्यूजन यहाँ एग्जाम में ऐसा कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन तो नहीं देगा, क्लियर रहेगा। बल की इकाई क्या है, तो बल का इकाई क्या है, बल का इकाई न्यूटन होता है। बल बराबर होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण, तो द्रव्यमान इंटू त्वरण क्या, त्वरण। तो द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, गुना त्वरण का मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो ये ऑप्शन भी देख लीजिए कहीं है, तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर को ही न्यूटन के सम्मान में कह दिया गया कि न्यूटन। तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर किसी ऑप्शन में है तो नहीं, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड है, -1 है, -2 होता तो ऑप्शन दोनों ही सही हो जाता। इसलिए अभी हमारा उत्तर केवल एक सही होगा। निम्नलिखित में से मिलान करें। शक्ति का मात्रक वाट होता है, शक्ति का मात्रक वाट होता है, अश्व शक्ति होता है। तापमान की इकाई सेल्सियस होती है। दूरी की इकाई नॉटिकल मील या समुद्री मील। ध्वनि की इकाई डेसिबल होती है। तो 1 का 3, 1 का आर, ए आर हो गया BS, C का P और D का Q। ये तो हमारा ऑप्शन ये लग रहा है, ये भी है। शाही प्रणाली में द्रव्यमान की इकाई क्या है, शाही प्रणाली में द्रव्यमान की इकाई, शाही प्रणाली में यानी कि ब्रिटिश पद्धति, शाही प्रणाली मतलब ब्रिटिश पद्धति। देखिए कितना मस्त क्वेश्चन को कितना अच्छे से घुमा दिया। शाही प्रणाली, वाह। शाही प्रणाली मतलब, शाही मतलब हम लोग के यहाँ शाही प्रणाली के रूप में किसको जाना जाता है, तो ब्रिटेन को। तो ब्रिटिश पद्धति का नाम आपको हमने बताया था पिछले क्लास में शायद, FPS बोलते हैं ब्रिटिश पद्धति को, FPS बोलते हैं ना इसको, फुट पाउंड सेकेंड, इसी को शायद बोलते हैं, फुट पाउंड सेकेंड। FPS ब्रिटिश पद्धति का ही नाम है। बाकी MKS था और एक था FPS, MKS, एक SI था और अभी कौन एक तो और था, एक और छुट्टा याद आएगा तो बताऊंगा। तो FPS फुट पाउंड सेकेंड जो होता है ब्रिटिश पद्धति है। तो इसमें द्रव्यमान, तो द्रव्यमान के लिए पाउंड, समय के लिए सेकेंड, दूरी के लिए फुट। यह इंपीरियल सिस्टम जिसे ब्रिटिश सिस्टम या यही ब्रिटिश सिस्टम या FPS सिस्टम कहा जाता है। इस सिस्टम में द्रव्यमान, लंबाई और समय फुट पाउंड सेकेंड है। भौतिकी में कितनी मूल मात्रक है, तो भौतिकी में जानते हैं 7 मूल मात्रक है, 7 मूल मात्रक है। उन 7 मूल मात्रकों को दिया गया है द्रव्यमान, लंबाई, समय, तापमान, धारा, पदार्थ की मात्रा और ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है, कैंडेला किसकी का है, ज्योति तीव्रता क्या है, क्वेश्चन ही मिल गया। कोण जो है यह भी एक प्रकार का पूरक मात्रक है, सॉरी। कोण जो है पूरक मात्रक है। इसमें ऑप्शन गलती का दिया है। कोण एक पूरक मात्रक है। कोण एक भौतिक मात्रा है जिसकी इकाई बिना आयाम की होती है। इसमें इकाई कोण का मात्रक रेडियन और घन कोण होता है उसका मात्रक स्टेरेडियन होता है। कोण का एक होता है मूल मात्रक, एक होता है व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है, जो मूल मात्रक से मिलकर बनता है। जैसे कि मूल मात्रक का केवल एक हो गया लंबाई, द्रव्यमान, etc। और व्युत्पन्न मात्रक उन मूल मात्रकों के मिलने से बनता है। त्वरण तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, तो यह दूरी और समय दोनों से मिलकर बना, तो ये हो गया व्युत्पन्न मात्रक। पूरक मात्रक होता है 2 है केवल, कोण, घन कोण का रेडियन, समतल कोण का और घन कोण का स्टेरेडियन। हाँ, समतल कोण का रेडियन और घन कोण का स्टेरेडियन, ये 2 पूरक मात्रक है। कोण पूरक मात्रक है, रेडियन समतल कोण का। त्वरण की इकाई तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, त्वरण मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। त्वरण होता है द्रव्यमान, उपयुक्त सभी आंसर दे रहा है, तो न्यू मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब और पद्धति में भी देखा जाए इसका, तो और पद्धति में कैसे है, तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर तो एक हो गया। अब त्वरण समय के साथ वेग के परिवर्तन की दर को, यानी कि वेग में जो परिवर्तन आता है, तो वेग में परिवर्तन की दर को, तो वेग का मात्रा क्या होता है, मीटर, और समय
वेग में परिवर्तन मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो एक ये हो गया, एक ये हो गया। और इसको सीजीएस पद्धति में जब निकालते हैं तो आ जाएगा डाइन प्रति ग्राम। सीजीएस पद्धति में निकालेंगे तो डाइन प्रति ग्राम। और जब इसको और तोड़िएगा तो ये निकल जाएगा न्यूटन प्रति केजी। केजी में तोड़ने पे आता है न्यूटन प्रति केजी, इसलिए इसका तीनों आंसर सही है। इसको बताने के लिए कॉपी कलम की आवश्यकता हो। सीजीएस में और आप लोग इसको तोड़ कर कोशिश करिएगा कि बनाने का कोशिश करिए, खुद से बनाइएगा तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। न्यूटन पर केजी कैसे है और डाइन प्रति ग्राम कैसे है, बस इसी से टूट जाएगा। टूटेगा किससे? त्वरण समय के साथ जो वेग में परिवर्तन आता है, तो वेग में परिवर्तन, तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर को ही आप लोग को तोड़ना है। इसको लेके आना है किस में? सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड में, यानी कि त्वरण इसको लाना है उसमें। ये उसमें कैसे आएगा टूट के? इसको जब आप तोड़ के पहुँचिएगा तो ई वाला भी आंसर निकलेगा और ई वाला भी आंसर निकलेगा, जिसमें आपको बल यहाँ से पहुँचना होगा त्वरण से बल के पास, वहाँ से आपको बल के पास पहुँचना होगा। बल का हिंट दे दिए, बल के पास कैसे पहुँचना है तोड़ के बना के। देखिए, जूल किसकी इकाई है? कार का मात्रक भी जूल है, कार का मात्रक भी जूल है और ऊर्जा का मात्रक भी जूल है। तो ऊर्जा दोनों में है, एक जैसा भी ऊर्जा हो, ऊर्जा का मात्रक जूल है, तो आंसर सभी। कार का मात्रक जूल है, गतिज ऊर्जा का जूल हो जाएगा, कोई भी स्थिति जूल। तो कार बराबर होता है बल इंटू विस्थापन, बल और विस्थापन का गुणनफल, यानी बल और न्यूनतम दूरी को जो होता है उसी का गुणनफल कार्य कहलाता है। यानी वस्तु की गति के कारण ऊर्जा को वस्तु की गतिज ऊर्जा कहते हैं। स्थिति या बनावट में परिवर्तन के कारण उत्पन्न ऊर्जा को शरीर स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। गतिज और स्थितिज ऊर्जा के बारे में पिछले टॉपिक में अच्छे से समझाया, जाके देख सकते हैं। ऊर्जा की इकाई क्या है? तो ऊर्जा की इकाई है, तो ऊर्जा की इकाई जूल भी है, अर्ग भी है, जूल भी है, अर्ग भी है और कैलोरी भी है। क्या है कि एक कैलोरी बराबर हो कितना होता है? 4.2 जूल। एक कैलोरी बराबर कितना होता है? 4.2 जूल। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछता है कई बार। एक अर्ग बराबर होता है 10⁻⁻7 जूल। एक अर्ग बराबर 10⁻⁻7 जूल। तो ऊर्जा की इकाई कौन कौन है? तो जूल ऊर्जा की एसआई यूनिट है, सही बात है। अर्ग जो है वो सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम सेकंड में, और कैलोरी सीजीएस प्रणाली में ऊर्जा की इकाई है। एक अर्ग 10⁻⁻7 जूल होता है और एक कैलोरी 4.2 जूल होता है। किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये किसका मात्रक है? अब किलोग्राम बल का मात्रक न्यूटन होता है। अब देखिए यहाँ पे, इसको भी आप लोग तोड़ के बना सकते हैं। बल का मात्रक न्यूटन होता है। बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण। द्रव्यमान का मात्रक और त्वरण का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम। बल इज इक्वल टू होता है द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल, बल हो गया। द्रव्यमान का किलोग्राम और त्वरण किलोग्राम इंटू त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो यह हो गया बल का मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो ये किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर नहीं है बॉस, ये किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर है। तो इसलिए बल गया। शक्ति का मात्रक वाट होता है। तो शक्ति किसको बोलते हैं? कार्य करने की दर को। कार्य किसको बोलेंगे? तो कार्य हो जाता है बल और बल की दिशा में तय की गई दूरी। तो बल और बल की दिशा में तय की गई दूरी यहाँ पे दिया है। बल और बल की दिशा में तय की गई दूरी को कार्य कहते हैं। तो बल का मात्रक न्यूटन और गुना विस्थापन। तो विस्थापन मतलब दूरी, समय, तो दूरी मतलब समय, तो यहाँ पे समय हो जाएगा दूरी। विस्थापन मतलब, तो ये विस्थापन मतलब दूरी हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट। तो ये डिस्प्लेसमेंट जो दूरी हुआ, तो ये दूरी का मात्रक मीटर, और कार्य बराबर होता है बल गुना विस्थापन। तो बल का मात्रक अभी हम लोग निकाले थे किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और इसमें एक और एम जुड़ेगा तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि आंसर कार्य। और शक्ति का मात्रक वाट होता है। तो कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। शक्ति किसको कहते हैं? कार्य करने की दर को। तो कार्य करने की दर को, तो इसमें समय से भाग देंगे तो ये कार्य करने की दर हो जाएगा। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं।
तो कार्य का मात्रक क्या निकल के आएगा, कार्य का मात्रक निकल के आया किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर में से एक एस नीचे है, तो कार्य करने की दौड़ को, तो ये 3 हो जाएगा इसका। तो ये तीनों अब बना सकते हैं। ये किसका पूछ रहा है, तो कार्य ऊर्जा उष्मा, तो ये दोनों तो बराबर है तीनों। न्यूटन मीटर किसकी इकाई है, तो न्यूटन मीटर किसकी इकाई है, न्यूटन मीटर पूछ रहा है। तो एक हो गया कार्य बराबर होता है बल गुना विस्थापन। अभी हम लोग बहुत चर्चा की, बल गुना विस्थापन या न्यूनतम दूरी वही हुआ। तो बल का मात्रक न्यूटन हो गया और विस्थापन का मात्रक मीटर, तो न्यूटन मीटर। कार्य का मात्रक एक तो सही हुआ। अब टॉर्क किसको बोलते हैं, तो टॉर्क में अभी हमने ऊपर पढ़ा बल और लंबवत दूरी, लंबवत दूरी अभी हमने पढ़ा ऊपर। तो इसमें भी न्यूटन और दूरी का मात्रक मीटर, तो न्यूटन मीटर। तो टॉर्क भी आंसर हो गया। तो इस प्रकार इसका आंसर दोनों होगा। पास्कल किसका मात्रक है, तो दाब का मात्रक पास्कल होता है। क्या दाब का मात्रक पास्कल होता है, दाब बराबर क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल। दाब बराबर होता है बल बाई क्षेत्रफल। तो बल का मात्रक न्यूटन होता है, न्यूटन प्रति क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, ये हो गया पास्कल का वैल्यू। पास्कल न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, तो एक पास्कल का वैल्यू कितना है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। अब ये ना, ये तो बी आंसर तो कन्फर्म मिल गया। तो ऑप्शन में ए भी दोनों दे रखा है, तो अब चेक करना पड़ेगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होगा या नहीं। तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर ध्यान रखिए क्या है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन का मात्रक बल का मात्रक, बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुना त्वरण। तो द्रव्यमान का किलोग्राम और किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर स्क्वायर, ये आया किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर इंटू किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर स्क्वायर। तो अब ये हो गया किलोग्राम मीटर और ये प्रति, मतलब ये बाई में है सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर स्क्वायर। तो एक एम से ये स्क्वायर कटा, तो ये एस पर पावर -2 और एम पर पावर -1 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा किलोग्राम प्रति मीटर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, या किलोग्राम एम की पावर -1 एस की पावर -2, दोनों में से कोई हो जाएगा। तो किलोग्राम ये क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा किलोग्राम प्रति मीटर सेकेंड स्क्वायर, या किलोग्राम मीटर के पावर -1 और सेकेंड के पावर -2, ये दोनों एक ही बात बराबर है। तो आंसर दोनों तोड़िएगा। अब हम आगे क्वेश्चन मिलेगा नहीं तोड़ेंगे। मिलान करें, गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक, पृष्ठ तनाव, स्प्रिंग स्थिरांक, कार्य और ऊर्जा। इसको गुरुत्वाकर्षण नियतांक, इसका मात्रक क्या होता है, तो हमने कल बताया था कैपिटल जी के बारे में यह चर्चा कर रहा है। तो कैपिटल जी का वैल्यू हमने कितना बताया था, 6.67 इंटू 10⁻11। उसके बाद न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर, यही इसका वैल्यू बताया था। 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। तो इसका आंसर आर हो जाएगा। आर किस में है, आर केवल सी में आंसर खो गया, आर सी। उसके बाद यहाँ से देख लेंगे दू का एस है, दू में है पृष्ठ तनाव, तो पृष्ठ तनाव का दू का एस है, तो पृष्ठ तनाव का एस हो गया। तो पृष्ठ तनाव क्या होता है, जल अपने ऊपर एक तनाव उत्पन्न करता है। जल पर अगर कोई चीज तैर रहा है तो उस पर तनाव उत्पन्न करता है। जल का पृष्ठ ऊर्जा, अपने पृष्ठ ऊर्जा, जल का जो पृष्ठ ऊर्जा होता है ना, जैसे कि इसमें जल है, इसमें अगर जल है तो ये जल का जो ऊपरी भाग है ये वाला, तो जल का जो पृष्ठ ऊर्जा होता है, इसके ऊपर जो ऊर्जा एक एनर्जी होगी, यह जल अपने पृष्ठ ऊर्जा को महत्तम और क्षेत्रफल को न्यूनतम बनाने का हमेशा प्रयास करता है। यह कहता है कि अपने पृष्ठ ऊर्जा को यह मैक्सिमम बनाने का प्रयास करता है, और इसका जो एरिया है उसको ये न्यूनतम एकदम मिनिमम बनाने का प्रयास करता है। यह इसका गुण है।
तो यह इसका गुण है, अपने पृष्ठ ऊर्जा को महत्तम और क्षेत्रफल को न्यूनतम बनाने का प्रयास करता है। इसका मात्रक कौन है? न्यूटन प्रति मीटर, पृष्ठ तनाव का मात्रक। उसके बाद है स्प्रिंग स्थिरांक है, कार्य है और ऊर्जा है। तो स्प्रिंग स्थिरांक, कार्य और ऊर्जा। तो कार्य का मात्रक क्या हो जाएगा? कार्य का मात्रक हो जाएगा जूल। कार्य का मात्रक क्या होगा? जूल। कार्य का मात्रक हो जाएगा जूल। इसमें 4 का ऑप्शन कौन है और 5 का? तो कार्य का मात्रक इसमें दिया है पी और क्यू। तो पी और क्यू कार्य का मात्रक हो जाएगा जूल, और ऊर्जा का मात्रक हो जाएगा, ऊर्जा का मात्रक तो जूल वह भी करता है, और कार्य का एक और मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर। तो इसी को जूल बोलते हैं। तोड़ के बनाइए जी, आप पीछे कई बार बता चुके। गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक हो गया, पृष्ठ तनाव कार्य का इकाई, ऊर्जा का इकाई, आवृत्ति का इकाई। पिछले टॉपिक में भी इसको हमने अच्छे से तोड़ के बताया था। आवृत्ति की इकाई हर्ज है, आवृत्ति की इकाई हर्ज है। तो आवृत्ति, आवृत्ति किसको बोलते हैं? आवृत्ति बराबर होता है दोलन प्रति सेकंड कंपन, दोलन। तो आवृत्ति बराबर होता है 1/, आवर्तकाल। आवृत्ति बराबर क्या होता है? 1/, आवर्तकाल। आवर्तकाल मतलब टी, टाइम, समय बताएगा। आवर्तकाल मतलब सेकेंड, तो 1/सेकेंड। तो प्रति सेकेंड भी इसका मात्रक होता है, प्रति सेकेंड यानी e⁻⁻1। ये भी इसका आंसर होता है, दोनों हो जाएगा। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम। प्रतिरोध किसको कहते हैं? जब चालक से धारा प्रवाहित होती है तो उस चालक का एक नेचर होता है, गुण होता है कि वह कुछ रूप से उसका विरोध करेगा, कुछ रूप से उस प्रतिरोध का विरोध करता है। यानी जो भी चीज़ से धारा प्रवाहित होगी तो वह कुछ न कुछ हद तक विरोध करेगा। वही विरोध करने का जो गुण होता है वही प्रतिरोध करता है, प्रतिरोध उत्पन्न करता है। तो चालक तार से प्रवाहित होने वाली धारा जो चालक से प्रवाहित, जिस तार से प्रवाहित होती है वो तार द्वारा उसका विरोध किया जाता है, यानी ये चालक आवेश द्वारा अनुभव किया जाने वाला विरोध है। तो आर को आर बराबर V/I होता है। आर बराबर V/I। V मतलब वोल्ट, V मतलब वोल्ट, और I मतलब एम्पियर। तो वोल्ट पर एम्पियर ये भी इसका एक मात्रक हो गया, जो कि इस फार्मूला से निकल गया। V बराबर IR याद रखिएगा। तो यहाँ से R बराबर V/I, तो V का वोल्ट और I का धारा का मात्रक एम्पियर होता है। तो वोल्ट पर एम्पियर यानी VA- दोनों आंसर, इसका आंसर सही। विभवांतर का मात्रक, तो विभवांतर का मात्रक क्या होता है? इकाई आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में की आवश्यक कार्य की जो मात्रा होती है वही विभवांतर कहलाता है। तो विभवांतर बराबर क्या होता है? कार्य बटा आवेश। तो कार्य का मात्रक जूल हो गया और आवेश का मात्रक कूलाम होता है। तो जूल पर कूलाम को ही विभवांतर, इसे डायरेक्ट कर दे तो वोल्ट। ओम प्रतिरोध का मात्रक टेरा। अभी हमने ऊपर बताया था डेसी, सेंटीमिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, ऑटो। तो 1, 2, 3, 6, 9, 12, 15, 18 यह माइनस में था, ये सब माइनस में। उसके बाद डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा। तो डेका, हेक्टो, किलो 1, 2, 3, मेगा, गीगा, टेरा। तो 6, 9, 12, तो टेरा आ गया 12, टेरा किधर आ गया 12 पे। टेरा, पेटा 15 और हेक्सा 18 वही दिया है। डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, हेक्सा। तो 1, 2, 3, 6, 9, 12, 15, 18 लिख लीजिए, याद कर लीजिएगा। हेक्टो किसके बराबर है? तो डेका हेक्टो, हेक्टो मतलब डेका हेक्टो 1, 2, 10 के बराबर 2। ये 6, 7 उधर का 6, और एंगस्ट्रम का याद रखिएगा 10 के पावर -10। डेका हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा वही दे दिया। यहाँ पे दे दिया बना सूत्र मिलाने। तो डेसी 10 के पावर -1, डेसी पहले आ गया। डेसी, सेंटीमिली, माइक्रो, नैनो, पिको। डेसी, सेंटीमिली 1, 2, 3, माइक्रो, नैनो, पिको 6, 9, 12। तो पिको का 12 किधर है? इधर। डेसी, सेंटी, उसके बाद डेसी, सेंटीमिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, ऑटो। तो ऑटो -18 लास्ट आ गया। और फेम्टोमीटर, डेसी, सेंटीमिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, ऑटो। तो फेम्टो -15। तो इसका आंसर हो गया 2, 4, 1 का 2, 2, 4, 1, 3, 2, 4, 1, 3, 2, 4, 1, 3 बी आंसर। निम्नलिखित का मिलान करें। खगोलीय दूरी, पारसिक, प्रकाश वर्ष, एंगस्ट्रम। तो एंगस्ट्रम 10 के पावर -10, एंगस्ट्रम का क्या है? 10 के पावर -10। प्रकाश वर्ष का इकाई क्या होता है? प्रकाश वर्ष का इकाई हो जाएगा प्रकाश वर्ष। तो प्रकाश वर्ष के बारे में सभी लोग जानते हैं। एक प्रकाश वर्ष कितना होता है?
एक प्रकाश वर्ष कितना हो जाएगा 9.46 इंटू 10 के पावर 15 मीटर। 9.46 इंटू 10 के पावर 15 सॉरी प्रकाश वर्ष, एक मिनट, प्रकाश वर्ष। तो बी का आंसर 1 हो गया, डी का आंसर 3 हो गया। बी का आंसर 1 हो गया, डी का आंसर 3। और पारसेक, तो पारसेक जो होता है ना वह 3.46 प्रकाश वर्ष होता है। 3.46 प्रकाश वर्ष से गुना कर दो, प्रकाश वर्ष का वैल्यू इतना है तो प्रकाश वर्ष से गुना कर दो तो वही पारसेक होता है। जब गुना करने के बाद आता है तो 10 के पावर 15 10 के पावर 16 में बदल जाता है। जब गुना करते तो वही पारसेक निकल के आ जाता है। इतना खगोलीय दूरी, तो खगोलीय दूरी क्या है, खगोलीय जो दूरी है ना, इसको खगोलीय दूरी का अर्थ होता है सूर्य से पृथ्वी के बीच की दूरी। तो यह 15 करोड़ किलोमीटर है। एग्जैक्ट में 14.96 14.98 आंसर आ सकता है। एग्जाम में दे तो वो बदलते रहता है सूर्य की स्थिति के हिसाब से, कर्क रेखा पे गया मकर इस हिसाब से। लेकिन इसका जो औसत सर्वमान्य जो है 15 करोड़, लगभग में 14.98 करोड़ किलोमीटर। तो वही 15 करोड़ किलोमीटर को इसने तोड़ ताड़ के 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर में कर दिया है। याद रखिए 15 करोड़ किलोमीटर सूर्य से पृथ्वी की दूरी है, वही दूरी खगोलीय दूरी कहलाती है। इसके हिसाब से आंसर मिला लीजिए कौन है खगोलीय, यह दे दिया आंसर। खगोलीय दूरी सेम 1.496, वही 14.96 करोड़ किलोमीटर, उसी को तोड़ ताड़ के दिया है। प्रकाश वर्ष तो 9.46 इसका एग्जैक्ट वैल्यू है, इसलिए हम बराबर 9.46। पारसेक तो वह एक EU एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एक डिग्री का कोण बनाता है। तो पारसेक 3.26, सॉरी हम एक चीज़ गलती बताएं, 3.45 लाइट ईयर, 3.45 लाइट ईयर जो हम बताएं वो गलती बता दिए। 3.26 प्रकाश वर्ष है। तो 3.26 में प्रकाश वर्ष से गुना करेंगे तो प्रकाश वर्ष का वैल्यू कितना है, ऊपर हमने बताया 9.46 गुना 10 के पावर 15। तो इस 3.26 प्रकाश, तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक पारसेक बराबर है, एक पारसेक बराबर है तो 3.26 प्रकाश वर्ष के, या फिर वैल्यू तोड़ के दे देगा 9 पॉइंट समथिंग जो आएगा, उसके बाद 10⁻16 मीटर। तो दोनों आंसर हो जाएगा। 3.26 गुना प्रकाश वर्ष का जो वैल्यू है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर से गुना करेंगे तो जो निकल के आएगा, अभी ऊपर था वो भी आंसर हो जाएगा दोनों। 1 kmu एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है, तो ये होता है 1.67 इंटू 10⁻, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg या -24 ग्राम, -27 kg या 1 AMU क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है 10 के पावर -27, 1.67 समय रहेगा 10 के पावर -27 kg। अगर मीटर में देना है तो 100 से गुना करेंगे तो -24 kg ग्राम हो जाएगा। और 100, और अगर ग्राम में मिलीग्राम में देना है तो और 100 से करेंगे तो 10 के पावर माइनस। तो इसका आंसर तीनों आंसर ये कैसे हो गया भाई। 1 kmu इक्वल टू 1 परमाणु द्रव्यमान इकाई, तो 1 पॉइंट माइनस, इसका आंसर तीनों होना चाहिए, तीनों होगा, वो गलती लिख दिया है। तनाव की इकाई क्या है, तनाव की इकाई क्या है, तनाव वह पदार्थ जो प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला बल है। तो प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल जो है वही तनाव कहलाता है। इकाई क्षेत्रफल पर, इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला बल, इकाई क्षेत्रफल पर क्या है, इकाई क्षेत्रफल पर। तो क्षेत्रफल पर लगने वाला बल जो है, तो बल बटा क्षेत्रफल, यही हो गया तनाव। तो बल का मात्रक न्यूटन और क्षेत्रफल का मात्रक प्रति मीटर स्क्वायर। विकृति की इकाई क्या है, इसका कोई इकाई नहीं होता है, इकाई रहित होता है। विकृति का कोई मात्रक नहीं है। देखिए विकृति लंबाई में परिवर्तन का मूल लंबाई से अनुपात है, लंबाई में परिवर्तन का मूल लंबाई से अनुपात है। विकृति किसको बोलते हैं कि जो मान लीजिए कि कोई वस्तु है तो उसके लंबाई में परिवर्तन और उसके मूल लंबाई के अनुपात को ही विकृति कहा जाता है। तो मीटर कट गया तो इसका कोई बचा नहीं, यह अनुपात है, यह रेशियो में निकल के आता है, इसलिए इसका कोई मात्रक नहीं है। तो याद रखिएगा विकृति की कोई मात्रक नहीं है, यह मात्रक रहित है। 1 कैरेट बराबर होता है, 1 कैरेट किसके बराबर होता है, 1 कैरेट 200 मिलीग्राम। 1 कैरेट का द्रव्यमान कितना होता है, कैरेट पहले ये ध्यान रखिए, कैरेट द्रव्यमान का इकाई है और इसका मान 200 मिलीग्राम है। 1 पाउंड 453 ग्राम होता है, 353 453 कभी फुट पाउंड, हाँ 453 ग्राम। शाही प्रणाली ब्रिटिश प्रणाली है। समय की सबसे छोटी इकाई, तो समय की सबसे छोटी इकाई सेक है, सेक समय की सबसे छोटी इकाई है, सेक समय की सबसे छोटी इकाई है।
10⁻8 सेकेंड होता है। 10⁻8 सेकेंड होता है 1 सेक का वैल्यू। विद्युत धारा। कुछ पदार्थ बहुत कम तापमान पर अपना विद्युत प्रतिरोध पूरी तरह से खो देते हैं। कुछ पदार्थ बहुत कम तापमान पर अपना विद्युत प्रतिरोध पूरी तरह से खो देते हैं। ऐसे पदार्थों को क्या कहा जाता है? तो जब प्रतिरोध खत्म हो जाएगा तो वो कंडक्टर जो है ना, जो कंडक्टर मतलब चालक, तो जो कंडक्टर है जिससे धारा प्रवाहित होती है, वह कंडक्टर ना बहुत प्रतिरोध खत्म हो जाएगा तो बहुत तेज धारा प्रवाहित होगी, बहुत अच्छा सुपर हो जाएगा, तो वह सुपर कंडक्टर कहलाता है। कुछ पदार्थ बहुत कम तापमान पर ही अपना विद्युत प्रतिरोध पूरी तरह से खो देते हैं। ऐसे पदार्थों को सुपर कंडक्टर, यानी कि उसमें धारा अगर 100% दे रहा है तो 100%, अगर वहाँ से एंट्री 100% 100 आदमी ले रहा है तो एग्जिट भी 100 आदमी कर रहा है, मतलब ये 100 का 100% सुपर कंडक्टर बन गया। ऐसे क्या होती है, धारा अगर एंट्री 100 लेता है तो निकलता है 60-70, तो धारा जो है ना वो प्रतिरोध के रूप में खर्च हो जाता है, इसीलिए सुपर कंडक्टर पे काम चल रही है। सुपर कंडक्टर बहुत इस तापमान में चेंज करके सुपर कंडक्टर के प्रकृति नेचर को परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे बहुत कम तापमान, कुछ पदार्थ तापमान कम करने पर सुपर कंडक्टर की भांति काम करने लगता है। सेमीकंडक्टर वह पदार्थ होता है जिसमें कंडक्टर और नॉन कंडक्टर इंसुलेटर के बीच चालकता होती है। सेमीकंडक्टर शुद्ध तत्व हो सकता है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम आर्सेनाइड, कैडमियम इत्यादि। एक परफेक्ट कंडक्टर या परफेक्ट इलेक्ट्रिक कंडक्टर एक आदर्श पदार्थ है जो अनंत विद्युत चालकता या समकक्ष रूप में शून्य प्रतिरोधकता को प्रदर्शित करता है। एक हाइड्रोलिटिक पदार्थ एक गैर धातु पदार्थ है जिसमें उच्च विशिष्ट प्रतिरोध का एक नकारात्मक तापमान गुणांक और उच्च इंसुलेटिंग प्रतिरोध होता है। अनंत विद्युत प्रतिरोध वाले पदार्थ क्या कहलाते? जिसका अनंत विद्युत प्रतिरोध है, मतलब उससे धारा प्रवाहित नहीं हो सकती है। अब मान लीजिए कि हम कहीं जा रहे हैं, गेट बंद है तो नहीं जा सकेंगे, इसलिए वो कुचालक है, जाने यानी चलने का रास्ता बंद कर दिया। पहले कहीं रास्ते से जाते थे, वो रास्ता बंद हो गया तो कुचालक हो गया। कुचालक के परमाणु में इलेक्ट्रॉन कसकर बंधे होते हैं और आसानी से गति नहीं करने देते हैं। बहुत ज़्यादा प्रतिरोध के कारण चालक हुए पदार्थ होते हैं जो प्रतिरोध की एक निष्क्रिय 2 टर्मिनल विद्युत घटक होता है जो विद्युत प्रतिरोध सर्किट के रूप में छोड़। सुपर कंडक्टर की चालकता क्या होती है? सुपर कंडक्टर की चालकता जो होती है ना, सुपर कंडक्टर की चालकता अनंत होती है, बहुत ज़्यादा अधिक होती है। सुपर कंडक्टर की चालकता अनंत होती है। सुपर कंडक्टर में का प्रतिरोध शून्य होता है। सुपर कंडक्टर पर भी वर्ल्ड में बहुत सारे देश काम करिए, बहुत कम तापमान पर बना होता है। सुपर कंडक्टर के कुछ उदाहरण एल्युमिनियम, नियोबियम, मैग्नीशियम, डाइबोराइड, कॉपर ऑक्साइड। आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध क्या होता है? अनंत होता है। आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। आदर्श वोल्टमीटर याद रखिएगा, आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध जो है अनंत होता है। यह एक ऐसा उपकरण है जो 2 बिंदुओं के बीच विभव समय संभावित अंतर को मापने के लिए, 2 बिंदुओं के बीच जो विभव में अंतर होता है उसको मापने के लिए किया जाता है। वोल्टमीटर हमेशा समांतर क्रम में जुड़ा होता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि वोल्टमीटर हमेशा यह समांतर क्रम में जुड़ा होता है। एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध हमेशा अनंत होता है और यह 2 विभव के बीच मापने वाला यंत्र है। वोल्टमीटर का प्रतिरोध उच्च होता है तो इसमें सर्किट में नगण्य धारा ले रहता है। वे ठोस पदार्थ जो उच्च तापमान पर लेकिन कम तापमान पर विद्युत का संचालन नहीं करते हैं। उच्च तापमान पर करेंगे लेकिन कम तापमान पर नहीं करेंगे, उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें कहा जाता है सेमीकंडक्टर। क्या? सेमीकंडक्टर। वे ठोस पदार्थ जो उच्च ताप पर लेकिन करते हैं लेकिन कम ताप पर धारा का संचालन नहीं करेंगे, वे सेमीकंडक्टर कहलाते हैं। अर्धचालक पदार्थ इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में विद्युत प्रवाह को नियंत्रित और प्रतिबंधित करता है। अर्धचालक का तापमान बढ़ने पर इसका प्रतिरोध कम हो जाता है। अर्धचालक में तापमान बढ़ने पर प्रतिरोध कम हो जाता है। फ्यूज तार धातु से बना होता है, तो फ्यूज तार जो बना होता है उसका गलनांक कम हो जाएगा कि अधिक धारा आएगी तो गल जाएगा और हमारे जो उपकरण है घर के वो सारे बच जाएंगे और विद्युत धारा का कनेक्शन कट जाएगा। फ्यूज तार धातु का बना होता है जिसका गलनांक जो होता है वो कम होता है। गलनांक क्या होता है? कम होता है और प्रतिरोध अधिक होता है। फ्यूज एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग सर्किट में करंट के ओवरफ्लो के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करने के लिए किया जाता है। ओवरफ्लो के खिलाफ। और फ्यूज करंट जो होता है वह हीटिंग प्रभाव के सिद्धांत पर काम करता है। फ्यूज टिन और लेड के मिश्र धातु का बना होता है। क्या? फ्यूज और लेड। निम्नलिखित में से कौन सा धातु का सबसे अच्छा
सुचालक है। तो चांदी तांबा सुचालक है, लोहा एल्युमिनियम नहीं। तो यहाँ पे उपकरण के हिसाब से आंसर कौन सा दिया है? इन्होंने तो आंसर ही नहीं दिया, लेकिन सबसे अच्छा सुचालक, तो सबसे अच्छा सुचालक जो होता है वह अभी जो यूज में होता है वह तांबा है, और चांदी भी इसका एक अच्छा सुचालक है। तो सबसे अच्छा अगर कोई हो सकता है इस दोनों में, तांबा के साथ ही जाएंगे। देखना पड़ेगा एग्जैक्ट इसका आंसर कौन है। एक फ्यूज तार को निम्न गुणों के कारण पहचाना जा सकता है। फ्यूज तार को निम्न गुणों, फ्यूज तार, इसकी प्रतिरोधकता उच्च और गलनांक निम्न होगी। इसका आंसर पहले देखिए, प्रतिरोधकता उच्च और न्यूनतम गलनांक, तो आंसर ए सही। एक फ्यूज तार का प्रतिरोध अधिक होगा और गलनांक कम होगा, तभी वह गलेगा। फ्यूज सर्किट में करंट ओवरफ्लो को यह कंट्रोल करता है। फ्यूज करंट की हीटिंग परफेक्ट के सिद्धांत पर काम करता है। इस फ्यूज तार में, हाँ, इसका मिश्रण पूछता है, ये अच्छा लाइन है। इसमें टीन 37 और सीसा और 63% होता है। मिश्र धातु है किस किस का? टीन और सीसा का, टीन और सीसा का, टीना और सीसा का, टीना और सीसा का। पूछ सकता है कि फ्यूज तार में टीना और सीसा के मिश्रण में अधिकतम मात्रा किसकी है? तो शीशे की मात्रा अधिकतम होती है, इसी वजह से इसका प्रतिरोध उच्च होता है और गलनांक भी कम होता है। शीशे की मात्रा 63% के आसपास होती है। बहुत अच्छा ही लाइन है। एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जिसका उपयोग मानक स्थिति के तहत स्थिर वोल्टेज के प्रत्यक्ष प्रवाह के स्रोत के रूप में किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल मतलब हो गया बैटरी, जिसका उपयोग मानक स्थिति के तहत स्थित वोल्टेज के प्रत्यक्ष प्रवाह, यानी कि वोल्टेज के प्रत्यक्ष प्रवाह का अर्थ हुआ डायरेक्ट करंट। ट्रांसफार्मर से एसी अल्टरनेटिव करंट आता है और ये डायरेक्ट करंट है। डायरेक्ट करंट तो यानी कि सेल बैटरी, तो वोल्टेज के प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट प्रवाह, डायरेक्ट करंट के स्रोत के रूप में किया जाता है। तो डायरेक्ट करंट कौन उत्पन्न करता है? बैटरी उत्पन्न करता है। तो क्वेश्चन को थोड़ा घुमा दिया है। बाकी जनरेटर भी तो डायरेक्ट करंट उत्पन्न करता है ना, जनरेटर भी डायरेक्ट करंट उत्पन्न करता है, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के रूप में, एक और दे दिया छांटने का, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के रूप में। तो जनरेटर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के रूप में तो नहीं होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के रूप में बनता है बैटरी केवल। तो इसका आंसर बैटरी होगा। एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जिसका उपयोग मानक स्थिति के तहत स्थिर वोल्टेज के प्रत्यक्ष प्रवाह के स्रोत के रूप में किया जाता है, उसे बैटरी कहा जाता है। बैटरी एक ऐसा उपकरण है जो अपने सक्रिय पदार्थों में निहित रासायनिक ऊर्जा को इलेक्ट्रोकेमिकल ऑक्सीकरण यानी रेडॉक्स अभिक्रिया करके सीधे विद्युत धारा में परिवर्तित करता है या डायरेक्ट करंट उत्पन्न करता है। जनरेटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग यांत्रिक ऊर्जा से बदलता है, वो इलेक्ट्रोकेमिकल, वो रासायनिक प्रक्रिया के बाद उसमें धारा उत्पन्न करता है, जबकि यह यांत्रिक अपने अंदर की क्षमताओं से विद्युत धारा उत्पन्न करता है जनरेटर। इसलिए यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है जनरेटर। यहाँ से ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि केमिकल को विद्युत में, बैटरी और यांत्रिक को विद्युत ऊर्जा में, तो जनरेटर ईएमआई के सिद्धांत पे काम करता है। तो ये 90 दिन के प्लानर में आज तीसरे दिन का टॉपिक ख़त्म हुआ। अब अगला जो है 37 नंबर है, मतलब कि 34 से शुरू किया था तो 34, 35, 36 खत्म हो गया। अब 37 नंबर यानी कि चौथे दिन का क्लास कल लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसमें हम लोग चुंबक और तापमान आप लोग पढ़ के आ सकते हैं, हम तो डायरेक्ट यहीं पे इसको मारते हैं। इसमें जो समझ में आता है सही है, बाकी नहीं समझ में आता है तो उस चीज़ को देखना पड़ता है। एक धारा वाला आप लोग देखिएगा कि सबसे अच्छा चालक कौन है, चांदी और तांबा। तांबा का उपयोग सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन चांदी भी बहुत अच्छा चालक है, तो देखना पड़ेगा। चांदी हमें लगता है कि सबसे अच्छा चालक जो होगा चांदी होगा। काफ़ी दिन से रिवीजन के न होने के कारण कन्फ्यूजन उत्पन्न है। चांदी ही उसका आंसर सही होना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि चांदी सबसे अच्छा चालक है, सबसे अच्छा जो है चालक है, लेकिन चांदी महंगा होने के कारण तांबा का सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है। एक बार देख लेना है उस क्वेश्चन को। आगे कल हम लोग देखेंगे चुंबक और तापमान, फिर ये फिजिक्स ख़त्म ही होने के कगार पे है इसका, यूपीएससी का। ये फिजिक्स 37 नंबर क्लास है, ये कल 37 ख़त्म हो जाएगा। फिर तरंग प्रकाश 38, तो 38 जो इसका 38 होगा, फिर ये ख़त्म हो जाएगा। 39 किधर गया? 39 इसका डिवीज़न है, उसकी कोई आवश्यकता उतनी है नहीं।
उसके बाद फिर हम लोग डायरेक्ट 40 में आएंगे। रिवीजन मतलब सारी चीज़ का रिवीजन करने को ये बता रहा है, तो उसका रिवीजन आप लोग कर लीजिएगा। बाकी 40 में से डायरेक्ट आएंगे, तो ये ख़त्म हो जाएगा, 10 दिन में ख़त्म हो जाएगा ये। फिर हम लोग बिहार स्पेशल या जो टॉपिक इंपॉर्टेंट हो उसको लेकर आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।